अस्सलाम वालेकुम बेटे। मोस्ट प्रोबेबली आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए, खुश रहना भी चाहिए। सर वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, क्यों नहीं होता है? न्यूटन पर मीटर बेटे होता है, न्यूटन तो फोर्स होगी, पर मीटर मीन तो फोर्स ओवर डिस्टेंस हमारा क्या होता है? वो तो कोई चीज़ नहीं है, न्यूटन मीटर हो सकता है, न्यूटन पर मीटर नहीं हो सकता, ठीक है? सीज़ फायर हो गया, शुक्र अल्लाह का बेटे। अब पहले बच्चे हो जिसने क्या सीज़ फायर हो, सर मुबारक हो। सुबह से कॉलेजेस में मेरे साथ लगे हुए थे सर, सर ये तो पेपर कैंसल होने थे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक। अच्छा सर, हाउ मेनी मैक्सिमम पेपर शुड वी अटेम्प्ट अदर देन द पास्ट पेपर डूइंग इन द सेशन? शुड वी सॉल्व बेटा इफ यू हैव एम्पल टाइम यू शुड, आई अप्रिशिएट इफ यू डू इट, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा बेटे। लो बेटे पहली चीज़ ना ये यहाँ पे भी कर देते हो आपने सिंपल ना ये चैट ये जो है बेटा इसमें प्लीज़ कीजिएगा या दूसरी स्क्रीन में देख ही नहीं सकता। अब स्टार्ट करते हैं। 74 ठीक है। करें स्टार्ट फिर? ओके। बेटे कल हम पेपर कर रहे थे, दैट वाज़ 25 का था और आज हमने पेपर नवंबर 24 का करना था 1-1 वेरिएंट का, ठीक है? करना है। अच्छा कल वाले पेपर में 39 और 40 बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर माशाल्लाह, ठीक है? नहीं बेटे मुझे मुझे भी पता P2 कब स्टार्ट करना, P1 में ये सारा कुछ ये अभी देखो आज 5 पेपर हुए हैं। कम से कम 8 पेपर्स के बाद स्टार्ट करना चाहिए P2 ताकि वो हो जाए, ठीक है? जी मोहित, ठीक है, अच्छा स्कोर है बेटे। हमज़ा इम्तियाज़ ये भी अच्छा स्कोर है। ओके बेटे हमारे पास हम ये कर रहे थे और हमने कहा था लूप मेथड में हम जो आसान क्वेश्चन थे उन्हीं को करते जा रहे थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ रहे थे कल हम एंड वी वर एबल टू डू सेट 20 हम सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है? आज क्वेश्चन नंबर 18 से बेटे हमने स्टार्ट करना है। सॉल्व किया ठीक है बेटा, कई बच्चों ने नहीं किया, मैं थोड़ा-सा तेज़ पेस पे कर दूँ अगर आपने किया हो तो मैं थोड़ा पेस पे ले जाऊँ फिर? बेटे प्रिंट करवाने से पास पेपर की बुकलेट ले लो तो सस्ती पड़ेगी, प्रिंटिंग तो बड़ी महँगी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रिंटिंग तो महँगी पड़ेगी लेकिन कम से कम भी ना 23 से ऑनवर्ड तो सारे लाज़मी करने बेटे, ठीक है? ओके, ठीक। 18 क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने लगा बेटा, बाकी अब चीज़ें प्लीज़ बाद में डिस्कस करेंगे प्लीज़। द ग्राफ शोज़ एट वन इंस्टेंट द प्रेशर वेरिएशन अलोंग अ साउंड वेव, ठीक है? हाथी थोड़े से ऊपर आना चाहिए, थोड़ा-सा कुछ पर आ जाएगा। बेटे प्रेशर वेरिएशन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो उस जगह पे क्या प्रोड्यूस होती है? कंप्रेशन। सो दिस रीजन इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ कंप्रेशन। और लोअर साइड पे जो प्रेशर है क्यू पे दिस इज़ लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारे पास क्या होगा? दिस इज़ अ रेरफैक्शन। अच्छा चलो ठीक है बेटा मोहित, मैं अब मुझे पता नहीं था बेटा। तो दिस इज़ अ रेरफैक्शन हो गया, ठीक है? और हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला P से लेके यहाँ तक का दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू वेवलेंथ हो गया बेटे। लेंथ ऑफ अ वेव ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या टू एडजेसेंट ट्रफ। और ये जो y है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है? अच्छा अब हमारे पास व्हिच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट फ्रैक्शन इज़ q, ठीक है? एंड ये q होगी और वेवलेंथ इज़ x हो गया। तो आंसर इज़ देन सी फॉर कैम्ब्रिज। 18 का आंसर हो गया बेटा सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक हो गया? 18 सी बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर
हाँ, अच्छा है, Manahil is very good, very good. A rock, sorry, a rock कह रहा हूँ, a cork on the surface of water move up and down on the as a wave passes across the surface. The diagram shows how the height of the cork above the average level of the surface varies with time. The numerical value of wavelength is equal to the numerical value of the amplitude. अब एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है बेटा, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एम्पलीट्यूड है बेटा। अब एम्पलीट्यूड जो आ रहा है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, उसने कहा एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर होगी, विच इज लैम्डा, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बराबर है, 2.0 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब उसने फर्दर कहा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। अब स्पीड ऑफ वेव के लिए हमारे पास यहाँ पे v इज इक्वल एफ लैम्डा अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास इसके लिए हमारे पास एक मिनट, अप एंड डाउन, ठीक है। द सरफेस हाउ द हाइट ऑफ द वेरीज विद द लेवल, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट इज द स्पीड। अब स्पीड के लिए तो हमारे पास इस ग्राफ का हम ग्रेडियंट भी ले लें तो उससे भी हमारे पास, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी पहले बेटे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, टाइम पीरियड बेटा किसके बराबर है हमारे पास, दिस इज 1 सेकंड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हुई 0.5, दिस इज 0.5, तो क्या होगा 2 हर्ट्ज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ वी शैल मेक यूज ऑफ फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये ग्रेट बेहतर ग्रेट क्वेश्चन था। 2 हो गया, और लैम्डा की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है, दिस इज लैम्डा की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, और नो नीड टू चेंज सेंटीमीटर मीटर बिकॉज ही वांट्स आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी 2 है। तो आंसर इज 4.0 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आंसर हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। 19 का सी हो गया, शरिया ठीक हो गया बेटे। 20th क्वेश्चन है वाटर वी हैव ट्रैवल फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। अब डीप वाटर जो होता है दिस आर रेयर मीडियम होता है, इसमें डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी डीप की कम होती है, और जो शैलो वाटर होता है इसकी में डेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होती है, ठीक है। व्हाट हैपन द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ट्रैवल फ्रॉम डीप टू, तो स्पीड हमारे पास क्या होगी, शैलो वाटर में डिक्रीज कर जाती है क्योंकि डेंसर है, वो डिक्रीज कर जाएगी हमारे पास। अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इस केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा बेटे। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट v किस पे डिपेंडेंट होता है, वेवलेंथ पे, वेवलेंथ कम होगी तो वो भी कम हो जाएगी, तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज डी फॉर डिंग डोंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन समझा दें बेटे, ये तो ये यहाँ पे सवाल अगर आपने पढ़ा हो तो इसकी इसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस से आ रहा है, ये उसने 2 दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो वेव कंप्लीट हो रही है उसके जो टाइम चाहिए थे वी कॉल इट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना आ गया 0.5। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकाली 1 ओवर कैपिटल टी से, तो हमारे पास 1 ओवर 0.5 किया तो 2 हर्ट्ज आ गया, ठीक है, 2 हर्ट्ज हो गया। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा निकालोगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ रही है ये वाली, और वेवलेंथ एम्पलीट्यूड के इक्विवेलेंट थी वो भी 2 थी, तो आंसर क्या होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। बेटे एम्पलीट्यूड तो यहाँ वाई एक्सिस देना है, एम्पलीट्यूड का वेवलेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड 2 आ रहा है तो वेवलेंथ भी आपने 2 ले ली, कंडीशन दी थी। अगर एम्पलीट्यूड टोटली अलग चीज़ है, ये टोटली अलग चीज़ है बेटे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे, the diagram shows a ray of light directed at a plane mirror. What is the angle of incidence and angle of refract? Angle of incidence क्या हो गया, angle which incident ray makes with the normal। अगर आप नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल इज 90 डिग्री होता है बेटे, तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 50 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 होगा, तो आंसर हमारे पास होगा बेटे 50। अगर एक 50 है तो दूसरा 50 होना ज़रूरी है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आंसर डी फॉर डिंग डोंग हो गया। 22nd क्वेश्चन में अ रे ऑफ लाइट in glass is incident on the surface at an angle C. The angle C is the critical angle. Critical angle क्या होता है? Angle of incidence in the denser medium for which the corresponding angle of refraction is 90 degree. The angle of refraction REFR AC refraction. तो हमारे पास is incident on glass surface at an angle of C. ठीक है? The angle is which diagram shows this one? अगर angle of incidence C के बराबर हो तो रे बिल्कुल along the interface जाती है हमारे पास। इट शुड गो अलोंग द इंटरफेस। तो अलोंग द इंटरफेस इसमें शो की हुई है और उससे हल्का सा एंगल ज्यादा होगा तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। आंसर होगा इसका डी फॉर डिंग डोंग। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल सी क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। हाजरा मेरा बेटा, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, ये नहीं। ऑल्दो ये भी 40 है तो ये भी 40 बनेगा, लेकिन आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखना है। अब्दुल्ला अफजाल, व्हाट हैपेंड? दिस इज यू एक्चुअली। तो ये क्या किया है? An object O is placed between the converging lens and the principal focus of the lens. बेटे ये फोकस है, यहाँ पे है। what what is the magnification of the image? ठीक है। अब हमारे पास इसको दिस इज स्केल डायग्राम 1 सेंटीमीटर में दी हुई है हमारे पास ये। चल अब इसको देखने के लिए बेटे हमारे पास हमें क्या करना होता है? हमने कोई पहली रे लेनी है विच इज जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही हो, और उसी रे को आपने एक्सट्रापोलेट करना होता है। यानी इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर, वो स्ट्रेट चली जाएगी वो तो। ये हो गया। ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा हुआ है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हमने ये चीज पढ़ी हुई है, if incident ray is parallel to the principal axis, then after refraction it will pass to the principal focus. Principal focus is this one। ठीक है। अब इन्हीं रेस को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट करते हो, तो यानी इसको भी आपने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया बेटे। ये ठीक है, और इसको भी एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। तो बोथ आर मीटिंग एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन में मीट कर दी। ठीक है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन उसने कहा हुआ कि कितनी मैग्नीफाई करेगी। अब मैग्निफिकेशन का जो होता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लें या इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट देख लें। जो हमारे पास इमेज बनना है बेटा वो ये वाला बनना है, यहाँ पे अपराइट होगा, इनलार्ज होगा और वर्चुअल होगा। ये दिस इज इमेज आई ले लेंगे। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है दिस इज, एक तो होता है वी ओवर यू, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारे पास कितना बना बेटा? यहाँ से अगर देखो दिस इज 1 2 3 4 5, तो अप्रोक्सीमेटली 6 के करीब है। 6 हो गया बेटे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? दिस इज 1 2 हो गया। तो ये किसके बराबर? मैग्निफिकेशन 3 आ गई बेटे, 3 टाइम ज्यादा होगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, दिस इज द इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज की हाइट कितनी है हमारे पास? ध्यान से देखें, दिस इज 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, अप्रोक्सीमेटली 5.5, तो 6 ही हो गया बेटे। दूसरी हमारे पास ये कितनी आ रही है? 1 और ये 2, तो यहीं वही आंसर आ रहा होगा 3।
तो मैग्नीफिकेशन कितनी हो रही है? दिस इज़ 3। आंसर होगा 3 फॉर सी फॉर कैमरा, ठीक है? कन्वर्जिंग लेंस है, बिल्कुल कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है? और रे डायग्राम भी मैंने वही बनाई हुई है। 24th क्वेश्चन में व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रेड लाइट एंड वायलेट लाइट इज़ करेक्ट? ठीक है? अ प्रिज्म डेविएट रेड लाइट मोर, नहीं बेटा, रेड लाइट क्या होती है? लीस्ट डेविएट होती है। रेड लाइट हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी देन वॉयलेट लाइट, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे पास उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, ये बात ठीक लिखी हुई है, ठीक है? हमारे पास रेड लाइट हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ देन वॉयलेट लाइट। रेड लाइट हैज़ शॉर्टनली लार्जर होती है, लॉन्गर होती है। द स्पीड ऑफ रेड लाइट इन वैक्यूम इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वॉयलेट, लेस नहीं होती, सेम होती है। सो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज़ बी फॉर बिस्मिल्लाह हो गया, ठीक है? अच्छा, अभी क्वेश्चन मुझे कहा हुआ था ज़ारा ने, क्वेश्चन नंबर 23, ज़ारा दोबारा देख लो बेटे। हमारा ज़ारा हमने ये बेटे ये पढ़ा हुआ कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डिफरेंस, जो मैंने वो रेस सीधी बना दी, ठीक है? दूसरी क्या हमने रूल पढ़ा, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे विल पास द प्रिंसिपल फोकस, फोकस ये इसमें से पास करेगी। अब ये जो हमारे पास एक पर्पल और एक रेड वाली है हमारे पास रे, इन्हीं को आपने एक्स्ट्रापोलेट किया, तो अगर रे डायग्राम ठीक बनी हो तो यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगा। फुट रख के अगर आप करोगे तो यहाँ जाके इमेज बन रहा है ऊपर थोड़ा-सा। मेरा यहाँ बनना थोड़ा-सा ऊपर बन रहा है, यानी कि इमेज यहाँ जाके बनता है बेटे, यहाँ पे, ठीक है? अगर यहाँ पे जाके इमेज बन रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इस जगह फॉर्मूला क्या होता है? इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है? यू, कहाँ से लेके यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेना होता है। यहाँ से लेके यहाँ 1 हमारे पास सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 और ये 6, तो आई रोट 6। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूर है? 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2, ऑब्जेक्ट ये बने तो 2, 6 और 2 से डिवाइड किया 3, आंसर आ गया। या दूसरा डिस्टेंस क्या हो सकता है? इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज की हाइट कितनी आ रही है? दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 होगी। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 1, 2, 6 और 2 क्या, ये भी 3 आ गए। तो ये इस तरह हमने करना बेटा। सर आपके साथ जितने P2 करेंगे उनसे इनफ प्रैक्टिस बेटे काफ़ी हद तक हो जाती है, लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है, आप करो बेटे। टीचर के साथ करने का ये होता है कि सुपरवाइज़ हो जाता है ना, जिस तरह अभी किसी बच्चों के लिए हम उस पे दोबारा आए थे सवाल पे। चीज़ समझ आनी चाहिए, कवर होना चाहिए चीज़, ठीक है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बेटा 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, ठीक है? अल्ट्रा है ना, अल्ट्रा मतलब ग्रेटर हो गया, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा होती है 20 kilohertz से, is used to clean jewelry in a liquid. What is the another use of ultrasound? Optical fiber communication नहीं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या यूज होती है? लाइट यूज होती है, और लाइट को भी रिप्लेस कर रहे हैं अब आप इंफ्रारेड से। अब इंफ्रारेड यूज होती है इसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर में। प्री नेटल स्कैनिंग में बिल्कुल यहाँ पे हम यही यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। हमारे पास जेंडर देखने के लिए, ग्रोथ देखने के लिए एक फीटस की। फोटोग्राफी में हमारे पास कौन सी यूज़ करते हैं? हम लाइट यूज़ करते हैं बेटे। टेलीफोन कम्युनिकेशन में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास अगर मोबाइल कम्युनिकेशन है फिर माइक्रोवेव है, अगर टेलीफोन कम्युनिकेशन तो वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ही जा रही है ना वो। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? दिस इज़ बिस्मिल्लाह, 25 का आंसर हो गया बी फॉर बिस्मिल्लाह। सोनोग्राफी में भी यूज़ करते हैं लेकिन लिखा नहीं ना वो 4 ऑप्शन में। सो 26 क्वेश्चन के अंदर, a ship that is stationary on the surface of sea sends a signal downward towards the seabed. Each pulse that reflects from the seabed is received 1 second after it is sent out. लंबा क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन मैंने जान के छोड़ा आपको सुन, ठीक है? Which road describe ultrasound wave? अल्ट्रासाउंड, साउंड हमारे पास कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दिस ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है? तो आंसर लॉन्गिट्यूडनल हो गया बेटे, ये भी लॉन्गिट्यूडनल ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, दिस इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, आंसर हो गया बी फॉर बिस्मिल्लाह। 28th क्वेश्चन में द क्वांटिटी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द सोर्स इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट इज ईएमएफ, इज ईएमएफ, ठीक है? और ईएमएफ के यूनिट्स क्या होते हैं? दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स होता है। तो आंसर क्या हो गया? बी फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक है? ईएमएफ होता है, वोल्ट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे साउंड वेव में साउंड
वेव में ट्रैवल नहीं करती, ये ट्रांसवर्स वेव में होगी। आई वाज़ साउंड भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडिनल इज़ अ टाइप ऑफ वेव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शंस, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्मेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कनेक्ट्स अ सर्किट एज़ शोन, द स्विच एस इज़ क्लोज्ड, इसको क्लोज़ कर दिया। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन वोल्टमीटर? बेटा एक स्विच एस को क्लोज़ किया हुआ है, तो वोल्ट में तो हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा? इन दोनों का ये सर्किट कुछ ये वाला हो जाएगा। ये बेटा हो जाएगा। ये अब सर्किट बेटा इतना रह जाएगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है? अगर ये रह गया हमारे पास सर्किट, तो इसका मतलब है इन दो ये 2 6 ओम वाले रेज़िस्टर जो हैं दे कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज़ इन पैरेलल में, तो इनसे आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 3 ओम हो जाएगा बेटा। इसे रिकॉर्ड दूँ मैं, 1 मिनट। 3 ओम हो गया। अच्छा, अब बेटे ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, मिला के क्या हो गया? ये 6 ओम हो जाएगा फिर, और दूसरा भी 6 ओम है। ठीक है? इसके बाद ये भी चीज़ खत्म होगी बेटे। ये भी चीज़ खत्म होने का मतलब यहाँ से रजिस्टर ये भी खत्म कर दिया मैंने। ये हो गया, ठीक है? अब इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? दिस इज़ 3 ओम से बेटा ये हमारे पास क्या हो गया? 6 ओम हो गया। 6.0 ओम, 6.0 ओम, ठीक है? अच्छा, अब बेटे ये 6 है, ये भी 6 है, 6 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट इसको मिलेगा, 3 वोल्ट इसको मिलेगा। तो आंसर 3 वोल्ट डायरेक्ट ही, ये तो डायरेक्ट ही हो गया यार, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं तो हमने फ़ॉर्मूला R1 और R2 V1 और V2 भी पढ़ा हुआ है। या फिर हमने क्या फ़ॉर्मूला पढ़ा है, मैंने आपको बताया, गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम इनपुट ईएमएफ ऑफ द सोर्स, टाइम इनपुट ईएमएफ ऑफ द सोर्स। ओहो! गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम्स ईएमएफ होगी बेटे। गिवन रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला हमारे पास कितना है? 6 का, 6.0। चाहे ये वाला लगा लो, ये ऊपर वाली लगा लो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी कितना हो गया? 6, यानी 3.0 प्लस 3.0 प्लस 6.0, 6 कौन-सा तीसरा? ये वाला। टाइम इनपुट ईएमएफ किसके बराबर है? ये 6 के बराबर उसने दी हुई है। तो आंसर बेटा हमारे पास वही आ जाएगा, 3 वोल्ट ही। आंसर हो गया B4, बिस्मिल्लाह, आसान सवाल था, ठीक है? डायरेक्टली आई हैड द सेम वर्किंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटे ये दोबारा देख लो। ये हमारे पास मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया मिस्टर कूलम का पढ़ाया हुआ बेटा, ये मिस्टर कूलम जब आएगा कितनी एनर्जी होगी? इसके पास 6 जूल एनर्जी है, ठीक है? जब मिस्टर कूलम यहाँ से पास करेगा, तो कुछ एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है? रिमेनिंग जब इन दो इन ये तो हमारा इन पहले हमेशा इसको सॉल्व करना है, हमेशा। ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 6 के 6, इन दोनों से आंसर क्या होगा? 3 आ जाएगा, ये 3 मैंने लिखा हो जो। इसका मतलब हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास सीरीज़ में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पैरेलल में तो सेम होता है। तो यहाँ से इसका मतलब मिस्टर कूल ने बारह 6 वोल्ट एनर्जी थी, कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई, रिमेनिंग एनर्जी इसको मिलनी है। लेकिन दोनों को मैंने मिला दिया, 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6 हो गया, दोनों सीरीज़ में थे। इसका मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है। अगर हमारे पास एनर्जी लेके मिस्टर कूलम आ रहा है हमारे पास 6 वोल्ट की, यानी यहाँ से जो एनर्जी आ रही है 6 जूल की आ रही है, या 6 वोल्ट आ रहा है,
तो इसका मतलब यहाँ से पास करने के बाद एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी होगी, और कितनी कम हो चुकी होगी, 3 वोल्ट रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल सेम थी। तो ये हमारे पास कितनी रहेगी, 3 जूल रहेगी। और यहाँ से पास करके जाएगा तो वो भी एनर्जी नहीं होगी। तो इसका मतलब है इसको 6 माइनस 3 किया तो 3 वोल्ट इसको मिल रहा है, और 3 माइनस 0 किया तो 3 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो 3 प्लस 3 6 के बराबर ही आ गया, ठीक है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हो गया, ठीक है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज टू अ पोटेंशियल डिवाइडर एज़ शोन। The resistors have a resistance R1 and R2 and potential difference across resistors V1 and V2. Which expression is V1 or V2? ओके बेटे, हमने क्या पढ़ा हुआ है? R1 ओवर R2 जो होता है, दिस इज इक्वल टू V1 ओवर V2 होता है। जितने हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतने उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अब V1 और V2 किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होगा। R1 ओवर R2 अब किस में गिवन है हमारे पास? दिस इज प्रोवाइडेड टू अस इन ए के अंदर, ठीक है? तो 30th का आंसर हो जाएगा ए, ये डायरेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है? सर, इज दिस ओनली मेथड टू गेट आंसर 3 वोल्ट? दूसरे से करूँगा तो और टीडियस होता जाएगा और डिफिकल्ट होता जाएगा। हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को लाइव बाय पहले सॉल्व करते हैं, बाद में सीरीज को लेके आते हैं। ठीक हो गया? पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला होता है बेटे, आशिरा, गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम इनपुट ईएमएफ। या करंट निकाल के कर लो, वो भी हो सकता है, लेकिन इतना टाइम ज़ाया नहीं करना पेपर के अंदर पे। गिवन रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, देख इसके क्रॉस कह रहा है ना, ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में कॉम्बिनेशन जो आ रहे थे, यानी ये हो गया, इन दोनों को सॉल्व करके जो आ गया 3 वो हो गया, और ये हो गया जो मैंने ऐड किया। 3 मैंने ये लिया, इन दोनों से जो आंसर मेरे पास आया 3 वो हो गया, 6 वाला ये हो गया। इनपुट ईएमएफ क्या आ रही, 6 आ रही थी, किया तो 3 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है? ये दोनों 6 वाले पैरेलल हैं, तो पैरेलल तो पहले इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास फर्दर आगे चल सकोगे ना। इस पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, 6 वाले के 2 पैरेलल में, तो 1 ओवर आर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो अगर उससे भी करना है तो वो भी 1 ओवर आर किसके बराबर होगा? 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 हो गया। 6 एलसीएम हो गया तो 2 ओवर 6 हो गया, तो आर किसके बराबर होगा? 6 ओवर 2। 3 आ गया, तो मैंने वही 3 लिखा हुआ था बेटे, इस तरह। वोल्टमीटर पैरेलल के साथ नहीं है, सिर्फ इसके साथ है। वोल्टमीटर का एक टर्मिनल इसके साथ है, दूसरा इसके साथ, यानी कि हमारे पास इसके साथ है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 31 क्वेश्चन में, व्हाट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इन 4 ओम, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिकली टू द थर्मल एनर्जी इन 1 मिनट? इन 1 मिनट फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से। आई स्क्वायर आर टी। ओके, मेरी बारी आ गई फिर। ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है। करंट की वैल्यू कितनी है? 1.5 का स्क्वायर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4.0। टाइम कितना दे दिया? 1.0 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? हमजा कह रहे हैं कि हमारे पास सी आ रहा है, अब्दुल्ला अफजाल भी सी कह रहे हैं, तो मैं बस सी डायरेक्टली लिख दूँ। ओके, ईमान भी सी कह रही। 540 जूल हो गया, ठीक है बेटे, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आगे, जी इब्राहिम शाहिद, अ स्क्वायर कॉइल इज प्लेस्ड in a horizontal uniform magnetic field. The plane of coil is perpendicular magnetic field, अभी perpendicular है। The coil is rotated about an axis through P at a steady rate, यानी constant time interval के बाद rotate करवा रहा है उसको, ठीक है? The coil rotates through 180 degree, which, यानी ये चीज ऊपर है तो ये चीज 180 के बाद नीचे आ चुकी होगी। Which diagram shows how the electromotive force induced in the coil varies as the coil rotates through 180 डिग्री, ठीक है? तो हमारे पास अभी कॉइल की ओरिएंटेशन जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है? प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है? प्लेन ऑफ कॉइल अगर हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ क्या होगी? जीरो होगी। परपेंडिकुलर हो तो ईएमएफ क्या होती है? जीरो होती है। और अगर हमारे पास पैरेलल में होगा उसका प्लेन, तो हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ होगी। यानी कि हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करें, कल कैसे क्वेश्चन किया था हमने एंड के अंदर,
कल बेटे ये क्वेश्चन किया था इसी चीज को फोकस करते हुए। यहाँ पे हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल जो है दिस इज क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ईएमएफ की वैल्यू जीरो थी, इसमें ई की वैल्यू जीरो थी, इसमें ई की वैल्यू क्या थी, वो मैक्सिमम थी बेटे, इसमें ई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, इसमें ई की वैल्यू क्या आ रही है, फिर मैक्सिमम आ रही थी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर क्या होगी, ईएमएफ जीरो हो गई थी। तो ईएमएफ जीरो होती है जब प्लेन ऑफ कॉइल या हमारे पास परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो तो। अच्छा, अब हमारे पास इसका मतलब जीरो पे, जीरो डिग्री एंगल पे तो ईएमएफ क्या होगी, दैट इज जीरो होगी। 90 पे क्या होगी हमारे पास ईएमएफ, दिस विल बी मैक्सिमम हो जाएगी, ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि फ्लक्स की या फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज आ रहा होगा। 180 पे क्या होगी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। अब ये किस में गिवन है, जीरो, ये 90 पे मैक्सिमम होगी, 180 पे, तो आंसर होगा ए फॉर अल्लाह। ठीक है, 0 180 90, ठीक है, ठीक है अच्छा। तो बेटे इसको चाहे माइंड में रखिएगा कि हमारे पास ये जो, अगर प्लेन ऑफ कॉइल जो है, प्लेन ऑफ कॉइल जो है, अगर परपेंडिकुलर हो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो ईएमएफ जीरो होती है, अगर परपेंडिकुलर होता फिर ईएमएफ होती है। ठीक है सर, इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सो हाउ जीरो। बेटे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है अगर होता है तो हमारे पास की फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो तो ईएमएफ हमेशा जीरो होती है, परपेंडिकुलर होना चाहिए उसको। ठीक है, प्लेन पे देखते हैं वैसे। 33rd क्वेश्चन में इसका आंसर हमारे पास हो गया, दिस शुड बी ओके। 33rd क्वेश्चन के अंदर, थ्री पीसेस ऑफ इक्विपमेंट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एज इलस्ट्रेटेड, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये सॉफ्ट आयरन की होती है हमेशा। सॉफ्ट आयरन इसलिए लिखते हैं कि आयरन कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। नीडल और कंपास नीडल किसकी होती है, ये स्टील की होती है बेटे, स्टील परमानेंट मैग्नेट होता है। आयरन फ्लिंग्स मेड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, आयरन फ्लिंग्स हैं तो ये भी हमारे पास क्या सॉफ्ट आयरन ही है। अब उसने पूछा क्या हुआ, हमारे पास विच पीसेस ऑफ इक्विपमेंट एक्ट एज ए टेम्परेरी मैग्नेट व्हेन इन यूज। सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 and 3, 1 and 3। तो आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सजेस्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर, डीसी मोटर में दो दफा मैक्सिमम फोर्स लगती है और दो दफा फोर्स जीरो होती है जब स्प्लिटिंग कॉम्यूटेटर्स का कांटेक्ट विद द कार्बन ब्रशेस जीरो होता है। अच्छा जी, थ्री ऑफ दीज सजेशंस आर लिस्टेड, द स्टूडेंट आस्क्ड टू सजेस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ, ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ये हमारे पास ज़्यादा फोर्स लगेगी। एपीएफ फॉर्मूला भी मैंने बताया था। करंट ज़्यादा करोगे तो ये भी हमारे पास है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अगर करोगे ज़्यादा तो इसका मतलब है हमारे पास वो भी है। विच रिलेशंस क्रिएट, ये तीनों ठीक हैं ये तो। 1 to 3 तो गिवन भी है ए के अंदर, तो आंसर होगा 34 का ए फॉर अल्लाह। ठीक है, हमारे पास 35 क्वेश्चन में, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू पावर अ लैंप, ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी बेटे। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटपुट ज्यादा है इनपुट से। अच्छा, अब बेटे हमारे पास विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड द डायरेक्ट करंट, बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट होता है प्राइमरी कॉइल का, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट करंट नहीं होता है इसके अंदर आउटपुट कॉइल में, इसमें भी ऑल्टरनेटिंग ही होता है। तो ए गलत हो गया। देयर आर लार्जर करंट इन द सेकेंडरी कॉइल देन, देयर लार्जर नहीं, हमारे पास स्मॉलर करंट होगा क्योंकि लार्जर वोल्टेज होगा, स्मॉलर। एक्चुअली ये होता है हमारे पास फॉर्मूला एन एस ओवर एन पी इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी इक्वल्स टू आई पी ओवर आई एस।
ठीक है? अगर लार्जर करंट पास करता है इन द सेकेंडरी कॉइल, अगर ये हमारे पास करंट नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा हैं, तो सेकेंडरी में बेटा करंट क्या होना चाहिए, वो कम होता है बेटे। सी में लिखा है देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर। अब मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर में लाजमी चेंज होनी चाहिए ताकि ईएमएफ इंड्यूस हो सके। बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है ये। डी में लिखा है इन एन आयरन कोर देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी। इन आयरन कोर में आयरन नहीं होता, कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है? इन आयरन कोर देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल। रॉन्ग है, बिल्कुल वैसे ही गलत है ये। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास, दिस इज सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है? मोमिन आप ब्रेक में रुको, मैं आपका आंसर बेटा देख क्वेश्चन देख चुका हूँ, मैं दोबारा उस पे आऊँगा तो मैं फिर कराऊँगा वो। ठीक है? इन एन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ बीटा पार्टिकल्स फॉलोज अ पाथ शोन। इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हिच पाथ डज एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल एट द सेम स्पीड। ओके, अब बीटा पार्टिकल ये शो किया, इसका मतलब ये हो गया बीटा पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब नीचे कौन सी प्लेट होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी, तभी नीचे आया ना, तभी ये नीचे आया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, दिस इज नेगेटिव। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हमारे पास बीटा इधर आया हुआ है, तो अल्फा क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नीचे से रिपेल होगा, ऊपर से पुल होगा, तो हमारे पास किस डायरेक्शन में चला जाएगा वो, ए फॉर अल्लाह में, ए फॉर अल्लाह में। लेकिन हमारे पास, लेकिन अल्फा का तो मास बहुत ज्यादा होता है। नहीं, अल्फा का मास बहुत ज्यादा होता है। अल्फा पे फोर्स अपवर्ड ही लगेगी, ये इतना हमें पता है। लेकिन हमारे पास जितना इसका रेडियस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है, उतना ये इस पे जाना चाहिए उसको। रीजन ये है कि बिकॉज बिकॉज ऑफ ग्रेटर मास, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल मिनिमम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मिनिमम। बेटे अगर जितना इसका मास है उतना ही अल्फा का होता तो फिर यही ये वाला आंसर बनता। ठीक हो गया? अल्फा बेंड्स लेस टुवर्ड्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्फा इज हैवी है, बिल्कुल ठीक हो गया। आंसर बिस्मिल्लाह होगा बेटे। और ये हमारे पास कौन सी कौन सा होगा, दिस इज गैमा हो गया। 37 क्वेश्चन, विच रो गिव्स अ साइन ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, दिस इज पॉजिटिव। एंड द साइन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। दिस प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज नेगेटिव है और हमारे पास उस पे पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा 37 का डिंग डोंग। एन आइसोटोप हैज फोर हैज हाफ लाइफ ऑफ 6000 ईयर्स। अच्छा जी, एक मिनट बेटे, अब्दुल मोहित इसने पूछा हुआ है सर, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से करंट ज्यादा नहीं होगा। बेटे वो इस इंडक्शन में नहीं होता। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से करंट ज्यादा होगा, जैसे मोटर में ज्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा करोगे तो उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम होगा, इस तरह होता है। क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर, इसमें डायरेक्ट करंट पास ही नहीं करता। अच्छा, हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स passes between the count rate of the emission of source to decrease to 1/16 of its initial value, 1/16 of initial value, कितने टाइम के बाद हमारे पास वो होगी। ठीक है? अब देखते हैं बेटे, हमारे पास सपोज 1 है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 6000 ईयर्स के बाद इट शुड बी रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू ना, इट शुड बी रिड्यूस टू 1/2। नेक्स्ट 6000 ईयर्स के बाद हमारे पास कितनी रह जाएगी, ये शुड बी रिड्यूस टू 1/4। 1/4 उसको फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट 16,000 ईयर्स के बाद फिर आपने क्या किया, 16 कह रहा हूँ 6,000 ईयर्स के बाद बेटे 1/4 को फिर 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 1/8 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 6,000 ईयर्स के बाद
1/8 को फिर आप डिवाइड अगर करते हो 2 से तो 1/16 हो जाएगा। तो कितनी हाफ लाइव्स होगी? 6 + 6 + 6 + 6 4 ज़ा 24। कितना हो गया? दिस इज़ 24,000 ईयर्स हो गया बेटे। आंसर क्या हो गया? दिस इज़ बी सी फॉर कैम्ब्रिज। 38 का आंसर हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज। ये एक तरीका था। दूसरा भी हम पढ़ चुके हैं n/n0 1/2 रेज़्ड टू पावर n, उससे भी होता है लेकिन वो लंबा हो गया, इतना ज़रा आसान पड़ता है हमें, ठीक है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 4 बार ज़रा अल्लाह हिदायत दे मेरा बेटा। उसने कह दिया हुआ है 1/16 रह जाएगा। एक हाफ लाइफ 6 है। मैंने 1/16 आंसर लेना था, 1 है ना? तो 6000 ईयर्स के बाद ये इट शुड बी रिड्यूस्ड टू हाफ। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6000 के बाद इस वैल्यू का भी हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6000 के बाद 1/2 का भी अगर हाफ करोगे तो 1/8 होगा। फिर नेक्स्ट 6000 को 1/8 का हाफ करोगे तो 1/16 आ जाएगा। अब 1/16 कितनी होगी? 1 2 3 4। 4 हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना हमारे पास? दिस इज 6000। तो हमारे पास ए कितनी होगी? 24 ही। तो आंसर सी फॉर कैम्ब्रिज रहेगा, ठीक है? अच्छा, 13 क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट टाइम that the light from the sun to earth? 500 seconds. It take 500 seconds for light to travel from sun to the earth. Earth third planet है, elliptical path में move करता है। 40th question, where in the solar system is the asteroid belt? Asteroid belt होती है हमारे पास between the Mars and the Jupiter. Mars and the Jupiter होती है asteroid belt, जो आंसर क्या होगा? C for Cambridge। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट गेट कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़वाए तो इनको जल्दी से करें हमारे पास। क्वेश्चन 7 के अंदर आ जाओ बेटे। क्वेश्चन 7 के अंदर, a student determines the density of a small rock. The weight of rock is 1.2 Newton. ओके, वेट बेटे दे दिया गया विच इज 1.2 न्यूटन। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास सपोज ये अगर एक कोई भी बीकर है, कंटेनर है, ये उसके अंदर इनिशियल लेवल वाटर का ये वाला है ये, ठीक है? शी पोज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन द मर्जिंग सिलेंडर। ये हमारे पास पहली वैल्यू होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। द रीडिंग ऑन द सिलेंडर इज 147 सेंटीमीटर, ठीक है? अब जो रीडिंग आ रही है हमारे पास वो इंक्रीज करके हमारे पास जा चुकी है इस वैल्यू पे, एंड दिस वैल्यू इज 147 147 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया हमारे पास? 147 माइनस, फोन पे फोन कर, अच्छा, 147 माइनस 100 कितना हो गया बेटे? 47 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास शी केयरफुली सबमर्ज द रॉक इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, द रीडिंग ऑफ 147, व्हाट इज द डेंसिटी? क्या होगी बेटे? अब डेंसिटी के लिए हमारे पास रॉक का मास गिवन है, ये वेट गिवन है, तो वहां से आप मास निकाल सकते हो ना? वहां से मास निकालोगे किसके बराबर होगा? ये mg हो गया इज इक्वल टू 1/2। तो m किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 को 9.8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा विच इज 1.2 डिवाइडेड बाय 9.8। तो बेटे ये आ रहा है हमारे पास 649 0.122 0.122 हो गया। ये हमारे पास आ गया उसका मास विच इज इन केजी। मास आ गया केजी के अंदर। अब डेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू m ओवर v। मास की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दिस इज 0.122 और वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर हो गया? दिस इज 47, ठीक है? और इसको 47 से अगर आप डिवाइड कर देते तो आंसर हमारे पास होगा 2.605 तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास सेवंथ का किस में गिवन है हमारे पास? दिस इज गिवन इन डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया डी फॉर डिंग। ये जरा बेहतर क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग काफी था इसमें से, ठीक हो गया? उसके बाद हम लोग बेटे आगे क्वेश्चन नंबर पे
क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ए ग्रेड था, ए स्टार नहीं था बेटे, वो ए ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बेटे हमारे पास द शिप दैट इज स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ सी बेड सेंड्स अ pulse of sound vertically downward towards the seabed. Each pulse that reflects from the seabed is received 1 second after it is sent out. यानी आने और जाने का टाइम कितना हो गया हमारे पास, आ गया से 10 सेकेंड, 1.0। A whale swim under the boat and its pulse is received 0.60 second after it is sent out. Okay. The speed of हमारे पास the speed of sound is 1500. What is the difference between whale and the seabed? Okay. बेटे ये हमारे पास seabed हो गया, हमारे पास ये ठीक। Each pulse that's from the that reflects from the seabed is say 1 second. इसका मतलब है यहाँ से अगर ये गई है और वापस आई है, ये टाइम जो लग रहा है दिस इज आने और जाने का, दिस इज T1 ले लें हमारे पास 1.0 सेकेंड। अब यहाँ पे एक कोई मैरीन लाइफ है, ये फिश है, जैसे भी ये फिश ही है। अब यहाँ से बेटे जो सिग्नल आके वापस चला गया, उसने टाइम जो लिया 0.60 सेकेंड है। वो कहता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड द सी बेड, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये ये जो डिस्टेंस है ये हमने निकालना है, व्हाट इट विल बी, ठीक है। अब इसके लिए बेटे हमारे पास देखो, ये गई है वेव और वापस आई है, आने और जाने का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमारे पास आने और जाने का डिस्टेंस, हमारे पास फॉर्मूला तो ये लगोगे आप, 2d इज इक्वल टू वी टी। हमने निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है, डी किसके बराबर होगा, वी टी ओवर 2 के बराबर हो गया। तो पहले बेटे हम पुट करेंगे, तो D1 किसके बराबर है, VT1 ओवर 2 हो गया। स्पीड तो हमारे पास 1500 ही है। पहले केस में टाइम कितना लगा था, 0.60 सेकंड कह रहा हूँ, 0.60 और डिवाइड बाय 2 किया तो ये हो जाएगा बेटा 1500 टाइम्स 0.60 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 450 मीटर्स हो गया। सेकंड केस के अंदर हमारे पास जब ये यहाँ से सी बेड से आ रहा है, सी बेड से, ये शिप है, ये शिप से आया बेटे, बोट से, बोट है शिप, क्या लिखा है उसने, 8% सी वर्ड, बोट है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन सी बेड एंड सरफेस। तो फॉर्मूला क्या हो, D2 इज इक्वल टू VT2 ओवर 2 होगा। अब D2 की वैल्यू कितनी होगी, 1500 टाइम्स 1.0 ओवर 2 हो गया, तो ये आंसर हमारे पास 750 हो गया बेटे, मीटर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है 750 में से बेटे 450 माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा, 300 मीटर। तो आंसर इज ए फॉर अल्लाह, ठीक है। कह रहे हैं वेल है, ये लो यार, वेल ही लिखते, ठीक है। बेटे हमारे पास वापस भी गई है साउंड, गई भी है, ट्रांसमिट भी हुई है, बाउंस बैक भी है, आने और जाने का टोटल डिस्टेंस लेना था। बेहतर क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब मेरे ख्याल में हो गए बाकी सारे, आज तो कोई भी नहीं छोड़ा हमने। तो बेटे हो गए सारे, कि टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाता है, इतना टाइम पहले लगा नहीं करता यार। बातें मैं आज तो नहीं की कोई की आप लोगों से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आज हमने जो करना था दैट इज ये वाला, नवंबर 24, क्वेश्चन 1-1 हो गया हमारे पास, ठीक है। 39 आउट ऑफ 40 इज वेरी गुड स्कोर। हमजा निकल सर, कैन यू रिपीट क्वेश्चन नंबर 13?
ते इस तरह ये बेटा इसमें क्या है? इसमें क्या? ये कह रहे हो ना? उसमें 13 हमज़ा इम्तियाज़, ठीक है। बेटा उसने कहा कि हमारे पास जब इसको हीट प्रोवाइड करोगे, तो पार्टिकल को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लियरेंस ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो पुश करेगा पिस्टन को, पिस्टन राइज़ कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास राइज़ कर देगा तो ओवरऑल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम हो ज ज़्यादा अगर होएगा तो प्रेशर की वैल्यू फिर कम होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 31 के अंदर कह रहे हो 31 के अंदर P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर से पावर निकालो, बाद में टाइम से मल्टीप्लाई कर, इतना लंबा करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला जो है सी कह रहे P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर से पहले पावर निकालो, तो फिर बाद में हमारे पास क्या एनर्जी निकालनी है, पावर क्या होता है? एनर्जी ओवर टाइम होता है, तो एनर्जी किसके बराबर होगी? पीटी से, बिल्कुल ठीक है, ये भी वही किया हुआ बेटे, डायरेक्ट कर दिया हुआ है। आई स्क्वायर आर और बाद में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? ओके। कह रहे हैं क्वेश्चन 13 का which the average force exerted on the piston each time that one air molecule hit the बेटे नहीं, हीट कर रहे हो। कैसे हमारे पास डिक्रीज विल इंक्रीज, ठीक है? ठीक हो गया? ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब। नेक्स्ट पेपर पे, नहीं तो फिर इस तरह टाइम निकलता जाएगा। दिस इज अक्टूबर नवंबर 24 पेपर, अक्टूबर नवंबर 24। A crane lift a heavy load at a steady rate, यानी constant in time interval के, which unit is suitable for the output power of the crane, ठीक है। अच्छा, अब किलो न्यूटन ये तो फोर्स का यूनिट यानी 1000 न्यूटन, इसका मतलब है 1000 न्यूटन, ये तो हमारे पास फोर्स का यूनिट हो गया 1000 न्यूटन, तो ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे। सेकंड, किलोवाट यानी 1000 वाट, दिस इज 1000 वाट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे में हमारे पास क्या हो गया? दिस इज 1000 न्यूटन पर सेकंड, 1000 न्यूटन पर सेकंड, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फोर्स ओवर सेकंड, तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला पड़ा नहीं फोर्स ओवर सेकंड वाला। किलो वॉट आर, किलो हो गया बेटा 1000, वॉट एज सच हो गया, 1 घंटे में वी आर हैविंग 3600 सेकंड, 6 3600 सेकंड्स, तो हो जाएगा बेटा 3.6 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 6 वॉट सेकंड, एंड दिस फर्दर इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 6 जूल्स हो गया बेटे। ठीक हो गया? बेटे वेरिएंट भी कल बताया था मैंने, तो कोई वेरिएंट 1-1 नहीं है, ठीक है? वेरिएंट 1-1 है ईमान। अच्छा, उसने क्या है हमारे पास आउटपुट पावर, पावर को हमारे पास ये बिस्मिल्लाह हो गया। हमारे पास डी किसकी है? ये एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, ये हो गया, ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आगे बेटे, विच स्टेटमेंट अबाउट द मास इज़ करेक्ट? मास इज़ स्केलर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एंड इज़ यूनिट इज़ केजी, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मास इज़ स्केलर बिल्कुल ठीक है, एंड यूनिट इज़ न्यूटन गलत है। मास इज़ वेक्टर गलत है, मास इज़ वेक्टर गलत है, यूनिट इज़ केजी ये ठीक है, ये गलत है। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज़ ए फॉर अल्लाह, ए फॉर अल्लाह। थर्ड क्वेश्चन में, a bob of simple pendulum is pulled horizontally by a force that is equal to the weight of the bob. Which diagram shows the angle between the pendulum thread and the vertical? Pendulum thread and the vertical यानी कि ये उसने कहा है पुल्ड बाय फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, इसका मतलब दो साइड से बराबर होगी, फोर्स वेट के बराबर है,
ठीक है? फ़ोर्स जो है वो वेट के बराबर है। तो अगर फ़ोर्स वेट के बराबर है हमारे पास, तो एक तो ये हो गया बेटे, दूसरा हमारे पास ये बन जाता है जितनी डिस्टेंस ये है उसी डिस्टेंस पे, हेड टू टेल रूल से भी करते हो। तो रिज़ल्टेंट हमारे पास जो होगा वो ये वाला बेटे, ये रिज़ल्टेंट आ रहा है, ये रिज़ल्टेंट आ रहा है। अब भैया हमारे पास इसका मतलब ये साइड भी, ये भी, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है ये। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है तो इसका मतलब है हमारे पास ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि ये एंगल अंडरस्टूड हो गया। अब ये किसका हो गया? ये 100 ये 90 का हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा? 45 का, और ये भी 45 होगा क्योंकि 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है? तो आंसर इसका हमारे पास बनेगा बेटा सी फॉर कैम्ब्रिज। हम इसको पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से भी कर सकते हो, ये वो भी यही आंसर आना है, वो भी यही आएगा बेटे। मैंने इसको हेड टू टेल रूल से किया हुआ है। अच्छा जी। इन स्टूडेंट टेक्स 20 मिनट्स, लंबा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ओके, अ कार इज एट रेस्ट फ्रॉम बाय अ रेड लाइट ट्रैफिक लाइट, व्हेन द लाइट changes to green, the car start moving. The graph shows a variation represent the motion of the car, which can be अच्छा sorry, which car, the car has a constant acceleration. वर्टिकल एक्स में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। टी क्या होगा? टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम किस में? हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, और हमारे पास एक्सिस पे टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, और वर्टिकल एक्स में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। आंसर हो गया सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, an object falls without air resistance. It its position at equal time interval is given by the sequence of dots. Which sequence of dot is correct? पहले बेटे डिस्टेंस ज्यादा है, फिर आस्ते से डिस्टेंस कम हुआ हुआ है। ठीक है? हमारे पास अगर कोई चीज एक्स, जी, ये अहमद कौन सा बेटे? अब मैं, अच्छा जी बेटे, विदाउट एयर रेजिस्टेंस कहा हुआ, अगर एयर टर्मिनल वेलोसिटी होती फिर आंसर सी होता। सी तो नहीं है। तो हमारे पास पहले डॉट्स में डिस्टेंस कम होगा, जो आप चलते जाओगे डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा होगा, तो ज़्यादा होता जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? डी हो जाए, क्योंकि एक्सेलेरेट कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इसलिए हमारे पास डिस्टेंस क्या होता जाएगा? वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेट कर रहा है, तो आंसर डी, डी फॉर डिंग डोंग होगा। ठीक है? अच्छा जी, अहमद साजिद ने क्वेश्चन 5 दोबारा पूछ लिया यार। जी बेटे, उसने कहा एक्सेलेरेट कर रहा हो। अगर एक्सेलेरेट कर रहा हो तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमेशा वो कर्व बनता है बेटे। ठीक है? यूनिफ़ॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लिखा है ना? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कर्व बनता है, और उसका ग्रेडिएंट जो होगा वो वेलोसिटी देगा। यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। ये हमारे पास u है, ये v है, और फर्दर हमारे पास v इज़ ग्रेटर देन u है, तो v इज़ ग्रेटर देन u बन रहा होता, चल नहीं तो इसको v ही रहने, बस इतना है। v इज़ ग्रेटर देन u है, अगर v इज़ ग्रेटर देन u है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है? एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बेटा, सम गैस ट्रैप्ड इन अ कंटेनर इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर बाय अ पिस्टन, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ गैस डज नॉट चेंज? इसका प्रेशर, जब गैस को कंप्रेस करोगे तो प्रेशर तो इंक्रीज करेगा, मास चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड प्रेशर या डेंसिटी चेंज होती है। आंसर है बी फॉर बिस्मिल्लाह सहमत का। एट्थ क्वेश्चन में, कार हैज अ वेट 8000, व्हाट इज द मास? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? W इक्वल्स टू mg। बेटे हमारे पास दिस इज 8000, मैथ्स ये हो गया, जी की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो बेटा मैथ्स किसके बराबर आ रहा है? दिस इज 800 केजी। किससे का है? अच्छा जी, 10 नहीं लेनी, मैंने गलत ले ली है बेटे।
पूरी 9.81 ही लो, 9.8, 8.6। तो आंसर बी फॉर बिस्मिल्लाह होगा, ठीक है? ओके। 10th क्वेश्चन में a lorry is traveling along a straight horizontal road. The constant driving force on the lorry is 80 kilonewton and total resistive force is 20 kilonewton. Which row describe the motion of lorry and they give the resultant force acting on it? बेटे रिजल्टेंट फोर्स तो कितनी होगी हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है? दिस इज 80 माइनस 20 अगर करते हैं तो 60 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है? और हमारे पास एक्सेलेरेट कर किसी पे रिजल्टेंट फोर्स लगती है तो लाजमी चीज क्या करती है? एक्सेलेरेट करती है। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास लाजमी डिफाइन हो रही है एफ ओवर एम से। एक्सेलेरेशन लाजमी डिफाइन हो रही है, तो एक्सेलेरेट कर रहा है तो हमारे पास चलिए, बस इतना ही। हमारे पास बेटे एक्सेलेरेट कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी, एक मिनट, 80 से the constant driving force in the car is 80 and the total resistive force is this one, पावर फोर्स 20 है, बैकवर्ड फोर्स रेजिस्टिव फोर्स 60 होगी। तो हमारे पास एक्सेलेरेट कर रहा है, लेकिन हमारे पास अगर आप ग्राफ आगे चलें तो हमारे पास बेटे 80 से 20 हुआ तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगी, रिटार्डेशन से कहते हैं ये होगा या ये होगा। और वैल्यू जो आ रही है बेटे 80 में से 20 माइनस का तो 60 होगा। सी आंसर बनना चाहिए बेटे। बेहतर सवाल था, दो दफा पढ़ना पड़ा मुझे खुद। बेहतर सवाल थे इस सेंस में कि आपको फोकस करना डिफिकल्ट सर। ए क्यों ए में एक्सेलेरेशन आ रही है बेटे, देखो फॉरवर्ड फोर्स लेस ये हमारे पास दैट कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑन लॉरी इज 80 एंड द टोटल रेजिस्टिव फोर्स इज 20। लॉरी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है सपोज, पूरे करूं, ये फोर्स लग रही है बेटे, दिस इज ऑफ 180 80 किलो न्यूटन। एक मिनट, दिस बैकवर्ड फोर्स इज ऑफ 20 किलो न्यूटन। तो रेजिस्टिव फोर्स ये होगी, टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी। व्हिच रो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द लॉरी एंड गिव द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स 60 आ गई तो गलत किया है, गलत किया है, एक्सेलेरेट कर रहा है। और ये हमारे पास ये होगा बेटे। बेटे हमारे पास इसको ठीक कीजिएगा, मैंने की कहा था पहले सी आंसर रिटार्ड कर रहा है। आई थॉट कि ये कम हो गई है तो इस वजह से, लेकिन बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है, बैकवर्ड फोर्स की मत थी। मैं क्या पहले उसने शायद कहा होगा रिजल्टेंट फोर्स ये, बाद में दूसरी फोर्स इतनी होगी। इस तरह नहीं था, हमारे पास ये फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दी हुई है। 10th क्वेश्चन में एज अ साइक्लिस्ट यूजेस द ब्रेक्स ऑन अ बाइसाइकिल, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द काइनेटिक स्टोर टू द थर्मल स्टोर, ठीक है? व्हाट कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? ए हीट होगी, ठीक है? फ्रिक्शन हमेशा कॉज करती है, ठीक है? सो स्पीड इज कांस्टेंट, हाउ इट इज डिसलेटिंग, वेयर स्पीड कहाँ लिखा हुआ बेटे? कहाँ स्पीड लिखा हुआ कांस्टेंट है? ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुई। कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार इज 80 फॉरवर्ड लग रही है, टोटल रेजिस्टिव फोर्स लग रही है 20। कहाँ लिखा स्पीड कांस्टेंट है? ठीक है, नहीं बेटे अहमद किस जगह नहीं लिखा हुआ, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कैन यू एक्सप्लेन, ईमान ने कहा क्वेश्चन नंबर 3। ईमान देखता हूँ अभी हमारे पास सर सर टाइम टाइम नहीं मिलता कि पेपर पहले करें तो सर, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें बिल्कुल फ़ायदा? बेटे ज़्यादा फ़ायदा तभी होता है जब मेरे से डिस्कस करो, क्योंकि अब वो बच्चे आप इतने ज़्यादा लिखते जा रहे होते हो, मेरा ध्यान यहाँ पे पड़ता है, बात को थोड़ा-सा मैं नेगलेक्ट भी करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन किसी बच्चे का हो वो मैंने करना होता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे पढ़ना।
लेकिन पेपर पहले करो तो ज़्यादा लर्निंग बेटे तभी होती है, तभी होती है, ठीक है? ठीक है? Without air resistance, all the objects fall at a constant speed like also बेटे without air resistance, all the particles move with a constant acceleration speed नहीं which is 9.81 और अगर हमारे पास irresistive forces लगेंगी तो हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स कम होगी रिजल्टेंट फोर्स कम हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है इस तरह देखते हैं बेटे इसको कार एक्सेलरेट ही गया एक्सेलरेट कर रहा है 16 न्यूटन की फॉरवर्ड फोर्स लग रही है इसके ऊपर तो जी अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन ये तो हम बिल्कुल 5 पेपर के हर में आया हुआ है आंसर बी है और सारों में बिस्मिल्लाह ही बना आंसर इसका आंसर हो गया बी फॉर बिस्मिल्लाह 12th क्वेश्चन में a satellite orbit the earth what is the direction of force on the satellite causing a circular path अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बिल्कुल नहीं बेटे टूवर्ड्स अगर होता तो ये हो सकता था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट नहीं परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ सैटेलाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ सैटेलाइट ये तो कुछ होता ही नहीं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये हमारे पास ठीक है क्योंकि अर्थ के गिर्द वो ऑर्बिट कर रहा है ना हमारे पास ठीक है तो हमारे पास इफ दिस इज अर्थ और ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इसमें इस तरह इस ऑर्बिट में और सैटेलाइट वैसे यहाँ पड़ा हुआ है बेटा वेलोसिटी इसकी ये वाली है ये वेलोसिटी है फोर्स जो लग रही है वो ये वाली है अब जो एंगल आ रहा होता है दोनों के इन बिटवीन वो कितना 90 डिग्री होता है वो ये वाला है ठीक हो गया अच्छा अब मैं ना 1 मिनट बेटा ना दो बच्चों ने क्वेश्चन कहा हुआ था मुझे ईमान ने कहा कैन यू प्लीज री एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 1 मिनट बेटे 3 फोर्सेस लग रही है ना यहाँ पे बेटे 1 मिनट गौर से अब देखो एक ये फोर्स लग रही है एक ये फोर्स लग रही है और तीसरी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी तीसरी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी ठीक है या फिर हमारे पास ठीक है उसकी टेंशन इस तरफ होती है अब मैंने इन 2 फोर्सेस को से रिजल्टेंट निकाली है एक ये फोर्स है दूसरी ये फोर्स है अगर ये दोनों फोर्सेस सेम है ना सेम है दोनों फोर्सेस तो इनसे अगर ट्रायंगल कंप्लीट करते हो बेटा एक ये वाला होगी कौन सी फोर्स ये वाली दूसरी फोर्स क्या लग रही है डाउनवर्ड मैंने ये बना दी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या लेते हो ये वाला मैंने शो किया हुआ है ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा इस वाली फोर्स के बराबर होगा अब बेटे ये वाली हमारे पास फोर्स है क्या ये एंगल 90 का आ गया इन दोनों के बिटवीन 90 का हो गया ना तो ये हमारे पास जो अगर ये वैल्यू 10 न्यूटन की अगर मैं लिखूं वेट ये भी 10 न्यूटन तो कौन सी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है ना राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है तो ये एंगल कितना होगा दिस इज आल्सो 45 और ये भी कितना होगा 45 क्यों क्योंकि जो साइड अगर बराबर होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं तो अगर ये 45 है तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना आना चाहिए 45 का आना चाहिए ये एंगल भी 45 45 का एंगल कितना है दिया वाला दिया और कहाँ पे दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे इसको हम जो करेंगे हम ये करेंगे बेटे ये एंगल उसने दिया हुआ है आपको दिस एंगल इज 45 ये वाला तो अंदर वाला भी 45 ही बनेगा ये है अगर साइड्स राइट असोसिएट देखो दो से ज्यादा वेक्टर तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है बेटे और दोनों वेक्टर जो होनी चाहिए इट शुड बी 90 डिग्री टू ईच अदर होना चाहिए हमेशा ठीक है तो हाँ थर्ड का सी आ जाएगा 1 मिनट और head to tail rule head to is the method to do head to tail and head to head बेटे हेड टू टेल तो ये हुआ हेड टू टेल जो रिजल्टेंट होता है टेल टू टेल और हेड टू हेड होता है दूसरा हेड टू हेड नहीं होता वो टेल टू टेल होता है पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से वो ये होता है कि अगर हमारे पास एक ये वाली हो हमारे पास 10 न्यूटन की सपोज फोर्स होगी दूसरी ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो सबसे पहले आप रिजल्टेंट कंप्लीट करोगे पैरेललोग्राम बना के ये पैरेललोग्राम बन गया बेटे हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गया अब वो वाला पॉइंट जहाँ दोनों फोर्सेस लग रही थी वहां से एक लाइन ऑपोजिट वर्टेक्स तक ले जाओगे ये रिजल्टेंट आ रहा होता है इसे हम रिजल्टेंट कहते हैं ये हो गया तो ये क्या बन जाएगा रोम्बस बनेगा अगर रोम्बस बनेगा तो इसका मतलब जो साइड ये बन रही है वही हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली आ रही है तो ये एंगल कितना 45 का ही आएगा ये भी ठीक है उसके बाद सेल्फ स्टडी का मैंने बता दिया कुड यू प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9
अच्छा बेटे ये देखो, ये लो यार, 9 का ये। बेटे ये हमारे पास एक लॉरी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इंजन जो अप्लाई कर रहा है, F1 है, ये कैपिटल F, F1 है, किसके बराबर होगी? दिस इज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच इज 80,000 न्यूटन। अब क्योंकि इस फोर्स से एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, कहता है बैकवर्ड फोर्स भी इस पे लग रही है व्हिच इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज 20 किलो न्यूटन, यानी 20,000 न्यूटन। कहता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? हमारे पास पहली चीज, अगर मैथ गिवन होता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकल जाती है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। तो पहले हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, 80 माइनस 20, तो ये कितना हो गया? 60 किलो न्यूटन हो गया बेटे। ठीक है, ये 60 किलो न्यूटन किसमें गिवन है बेटे? इसमें गिवन है और इसमें गिवन है। एक चीज तो ये होगी। अब बेटे ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, जब भी किसी चीज पे रिजल्टेंट फोर्स लगती है हमेशा एक्सलेट करती है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्सलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो एक्सलेट किसमें गिवन है बेटा? इसमें और इसमें, तो दोनों ऑप्शन किसमें ठीक होगी? वो ए में ठीक होगी। अब मेरा बेटा क्लियर हुआ ये? ओके, ग्रेट हो गया। तो बच्चों हमारे पास दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब 5 मिनट रह गए। दिस इज नॉट ए ग्रेड मोमेंट का क्वेश्चन, हमेशा ए ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन कर लूँ अब इसका। ठीक है, अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। ओके, यूनिफॉर्म में द टोटल लेंथ जितनी होगी उसके हाफ है हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है इज बैलेंस बाय 3 वेट्स एज शोन। एक वेट ये और एक ये। व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स? ये होता। जो बेटे अब हमारे पास ये जो फोर्स है, इट विल कंपेल इट टू मूव इन क्लॉकवाइज विच इज 20 न्यूटन की। 3 न्यूटन की एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रही है, 2 न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रही है। तो मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट, दैट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज फोर्स कौन सी लग रही है? ये वाली। कितनी है बेटे? 2.0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज 30 सेंटीमीटर। नो नीड टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर। ठीक है, कह रहे हैं अब्दुल्ला अफजाल के बी आंसर है। देखते हैं अभी। दूसरी हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है बेटा? ये वाली। कितनी है? 3 न्यूटन की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 5। 3 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5.0 प्लस। थर्ड फोर्स कौन सी है? दिस इज 2 न्यूटन की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x प्लस 5। एक्स प्लस 5 क्यों होगा? एक्स बेटा ये वाला है, प्लस 5 ये भी तो आपने पिवट से डिस्टेंस लेना होता है। दिस इज, ये होगा हमारे पास, दिस इज 2.0 न्यूटन, एक्स प्लस 5 हो गया। तो हमारे पास 3 टू जा 6, 600, नहीं, 60, 60 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 2x प्लस 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 25, तो कितना हो गया? 35। ठीक है, 35 डिवाइड बाई 2, 17.5 सेंटीमीटर। आंसर इज ए फॉर अल्लाह। ठीक है, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली इतना इब्राहिम करा ही लूंगा। ठीक हो गया। 14 क्वेश्चन में, अ पीस ऑफ कार्ड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पिन। क्वेश्चन रिपीट होगा, आपके वर्कशीट में भी कराया पहले मैंने। द डायग्राम shows a card at rest. What which cross is the center of gravity? हाँ जी, हमारे पास जब कोई भी चीज फ्रीली सस्पेंड होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसके
हमारे पास बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होती है, यहाँ सस्पेंड की इसी के नीचे आना है, ये तो हो नहीं सकती। बी, सी, डी बिल्कुल सरफेस पे आ रहा है, बी और सी में से कंपेयर करना था। इस तरफ ज़्यादा हमारे पास आ रहा है मैथ्स, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी फॉर कैम्ब्रिज, बिल्कुल ठीक है बेटे, शेर यार के, ठीक है? ये फिर नहीं बेटा अभी। 16 An object of mass 5 kg is moving at constant speed. It has 10 joule of kinetic energy. What is the speed? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बेटे एनर्जी कितनी है? 10, 1/2। मैथ कितना है हमारे पास? 5.0। क्या निकालना है? स्पीड हमने निकालनी है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5 2 ज़ा 10, 20 और 5 और v का स्क्वायर है ना, तो v कितना हो जाएगा? दिस इज 20 और 5 4 2 आंसर आ गया, सी फॉर कैम्ब्रिज। बाकी बेटे कल वाली क्लास में अभी जितना काम हो रहा है इसको मैं सेव कर रहा हूँ, जाके एक्सेस कर लीजिएगा। कल बेटे यही पेपर कंप्लीट होना है, इसके साथ 1-2 वेरिएंट पेपर मैं आपको लिख के भेज दिया करूँगा। कहते हो फिर व्हाट्सएप में पूछते हो तो सर आज कौन सा करना है? तो बेटे मेरे करवाने से पहले थोड़ा-सा किया करो, पेपर आप लोगों ने देना है बेटे, मैं तो हेल्प के लिए हूँ। जहाँ पे बच्चे जी आप पढ़ोगे, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, मैं उस काम के लिए हूँ। लेकिन प्लीज़ यार इतना टाइम है और इतना टाइम होता भी है यार आपके पास। अगर मेरे साथ भी कोई सॉल्व कर लेते, मैं आराम-आराम से लगा होता हूँ, वो भी ठीक होता है, लेकिन बेसिकली होना भी तो चाहिए ना बेटे फिर, ठीक है ना? सिर्फ़ मेरे से देख लेने से आ जाएगा, अगर ये बेटा नहीं खुद करोगे तो आएगा ज़्यादा बेहतर, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना, बाकी मैंने सेव कर दिया, मीट यू टुमारो। कल हमारे पास जो पेपर है, इट इट शुड बी नवंबर 24, 1-2 वेरिएंट, ठीक है? 8-9 पेपर हो जाते हैं, पेपर 1 फिर आई शैल मूव टू पेपर 2, मोस्ट प्रोबेबली हम वीकेंड पे पेपर 2 कर रहे होंगे और वीकेंड पे 2 पेपर 2 हम कर जाएँगे, ठीक है? आज बेटे नहीं, कल से स्ट्रीम्स भी स्टार्ट हो जाएँगी, कल से स्ट्रीम्स भी स्टार्ट हो जाएँगी इंशाल्लाह, वो रेगुलर वो भी चलेंगी, ठीक हो गया? अब्दुल मोहसिन सर मुझे आंसर तुमने कहाँ सवाल पूछा? अब्दुल राफ़ी का आया, हादी का था, हाजरा का था। हम्म, हाजरे का नहीं यार, आप अच्छे होते हो बेटे जी, मसला क्या आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। एक चीज़ पहले आप माइंड में सोचोगे तो कैसे आएगा? बेटे आ जाएगा, मुझे तो लगता है आप बहुत अच्छे हो, आपका ग्रेड आ सकता है और आएगा भी इंशाल्लाह, नो वरीज़, ठीक है? यू शुड हैव द ट्रस्ट ऑफ अल्लाह और थोड़ी-सी मेहनत करो, आ जाएगा। बेटे आपका वो कहाँ आया है हमारे पास? बेटे उसको करेंगे वो भी हो जाएगा। ये तुम्हारा कहाँ था? नहीं तो कल पूछ लें बेटे, टाइम हो गया ना अब, क्योंकि दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट नहीं, तो पूछना तो पूछ लो। वो क्योंकि काफ़ी, क्योंकि एक अब जितने बच्चे होते हैं ना। अच्छा जी। बेटे टाइम तो मैनेज करना है मेरा बेटा, नींद भी मैनेज करनी है। अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सारी रात नहीं सोया हुआ बेटे। मैं उसी तरह फिर रहा हूँ। मैं सुबह सोया हूँ थोड़ी देर, कोई डेढ़ घंटा मैं उस तरह, अब मुझे नींद काफ़ी ठीक-ठाक आ रही थी। आपकी क्लास अभी भी क्लास पढ़ानी बड़ी नींद आनी मुझे, लेकिन मैनेज करना होता है। डज़न्ट मैटर अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं, ठीक है? ओके बेटा, फिर कल वाली क्लास में मिलते हैं, फिर कल वाली, ठीक है? अब दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। कल नवंबर 24 1 टू वेरिएंट है, कोशिश कीजिएगा पहले करने की। ठीक है बेटा जी? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।